हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और हम लोग यहाँ पर हमारी किताब चल रही है कक्षा 12 की समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। आज इसी क्रम में आपका यहाँ पर अध्याय दूसरा है। यहाँ पर हम भारत में हुए सांस्कृतिक परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हम बात करें पिछले अध्याय की, तो पिछले अध्याय में हमने वहाँ पर जाना था कि किस प्रकार से जो उपनिवेशवाद हुआ है और उपनिवेशवाद ने जो हमारे परिवर्तन किए हैं उससे भारतीय समाज की संरचना में बदलाव आया है। यानी हमने वहाँ पर औद्योगिकरण और नगरीकरण देखा और उस औद्योगिकरण और नगरीकरण के उपरांत हमारे जो जनजीवन में भी अंतर आया है। यानी कुछ लोगों ने अब क्या है, कृषि मजदूरों के स्थान पर अब वो औद्योगिक मजदूर बन गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपने गांव को छोड़कर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर गए हैं, ये भी हमने देखा। तो कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति में, जीवन शैली में, उनके प्रारूप, मूल्य, फैशन और यहाँ तक कि उनके हाव भाव यानी उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं उन सब में बदलाव देखे गए हैं। यानी ये सब बदलाव आप उपनिवेशवाद की ही देन है। उपनिवेशवाद के बाद आपने ये डायरेक्ट भी ये बदलाव आपके उनके व्यवहार में देखे हैं। यानी अगर समाजशास्त्री हैं तो समाजशास्त्रियों के अकॉर्डिंग जो आपकी सामाजिक संरचना है ये इसका अर्थ ये बताते हैं। इनका मानना ये है कि लोगों के संबंधों की वह सतत अवस्था जिसे कि सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृत के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। यानी कि ये एक इस रूप में सामाजिक संरचना को इस रूप में देखते हैं जहां पर ये लोगों के संबंधों की एक सतत अवस्था है और ये खास करके कुछ प्रतिमान होते हैं, कुछ मॉडल होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ये निर्धारित किए जाते हैं। जैसे सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं, परिवार हुआ, आपका समुदाय हुआ, ये सामाजिक संस्थाएं हैं, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा संस्कृति, इनके द्वारा ये कहीं ना कहीं ये निरूपित होती हैं, कहीं ना कहीं इनके द्वारा स्थापित होती हैं, नियंत्रित होती हैं और ऐसे करके हमारी सामाजिक संरचना जो समाज की है वो चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं जब इनमें बदलाव आते हैं तो हमारी सामाजिक संरचना में भी जो है मूलचूल परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। तो ये बात हम यहाँ पर जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आप आगे यहाँ पर बढ़ने पर हम यहाँ पर दो घटनाओं के बारे में हम यहाँ पर स्पेशली जानेंगे और ये दोनों ही घटनाएं जटिल रूप से उपनिवेश शासन का प्रभाव के रूप में उत्पन्न हुई हैं। पहली घटना यहाँ पर ये है कि पहली घटना का जो संबंध है 19वीं शताब्दी के जो समाज सुधारक हैं और जो प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताएं हैं तो इनके सुनियोजित और सजग प्रयासों से संबंधित है। यानी कि आप देखेंगे जैसे जैसे उपनिवेशवाद हमारे यहाँ बढ़ता गया है वैसे वैसे उपनिवेशवाद ने भी तमाम तरह के कार्य किए हैं। जैसे अपनी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की नींव डाली है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की नींव डालने के उपरांत आपने देखा होगा एक ऐसा भारतीय तबका यहाँ पर तैयार हुआ है जो कि जिसने पाश्चात्य विचारों को भी ग्रहण किया है, साथ ही साथ भारतीय परंपराओं का भी समावेश उसमें किया है। तो ऐसे करके उसके अंदर एक चिंतन कह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक समाज के प्रति, अपने देश के प्रति ये सब एक नज़रिया जो था वो तैयार हो गया है कि भाई हमारे लिए देश हमारे लिए क्या है, देश के प्रति हमारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। ये सब चीज़ें उसके मन में चिंतन जो है बार बार चलने लगा है और उसका परिणाम आप देख सकते हैं समाज सुधार के रूप में, राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में। यानी कि कोई अपने आप नहीं निकले हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के लोगों के मन में अपने आप आ गया हो कि देश हमें आज़ाद करवाना है, एक भारत का निर्माण करना है, अपने आप ये बातें नहीं आ गई हैं। लोग जब पढ़ा है लोगों ने, लोगों के अंदर जो पाश्चात्य विचार हैं, पाश्चात्य विचार लोगों के अंदर गए हैं, पाश्चात्य क्रांतियों का अध्ययन लोगों ने किया है, तब लोग जान पाए हैं कि एक राष्ट्र के मायने हमारे लिए क्या है, एक देश के मायने हमारे लिए क्या है। यानी एक देश एक नागरिक के लिए, एक व्यक्ति के लिए क्या कितना महत्वपूर्ण है, ये जान पाए हैं। दूसरी घटना यहाँ पर हमें और दिखने को मिलती है। दूसरी घटना उन कम सुनिश्चित परंतु निर्णायक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है जो सांस्कृतिक व्यवहारों में हुए और जिन्हें संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण की 4 प्रक्रियाओं के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि एक अगली घटना उपनिवेशवाद के प्रभाव के रूप में और देखी गई है, इसमें संस्कृतिकरण की है। यानी हमने कुछ समुदाय ऐसे भी देखे हैं जिनका संस्कृतिकरण हुआ है, लोग आधुनिक भी हुए हैं, पाश्चात्य जीवन शैली का अनुकरण किया है। यानी पाश्चात्य में जो लोग जिस तरह से रह रहे थे उस चीज़ का अनुकरण भी किया है। लौकिकीकरण का मतलब क्या है? देखिए आप सभी को पता होगा अंग्रेजों ने कई बार हमारा उपहास भी उड़ाया है इस बात को लेकर कि भाई भारतीय लोग तो ये पारलौकिक घटनाओं में जुड़े रहते हैं। यानी ये लोग इस वर्तमान समय में जीते ही नहीं है। ये हमेशा इनके अंदर वही एक भाव रहता है, पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा, अगले जन्म में हमें किस योनि में हमारा जन्म होगा, मानव योनि में होगा या नहीं होगा। इस तरह की घटनाओं में डूबे रहते हैं। यानी अपने ऊपर कोई दुख आया तो ये तो हमारा पुराने जन्मों का कोई कर्म होगा, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये इनके बारे में उपहास उड़ाया जाता था कि ये भारतीय लोग हमेशा अपनी पारलौकिक घटनाओं में डूबे रहते हैं। यानी इन्हें इस जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये बस इसी में सोचने में लगे रहते हैं कि फलानी जगह का हम तीर्थ करें आए या फलानी जगह पर हम घूम आए, उससे हमारा पुण्य मिल जाएगा और हम अगले जन्म में स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, इसी में डूबे रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई है जब यहाँ पे मध्य वर्गीय तबका निकल कर आया है तो उसने जो वर्तमान अवस्था है अपनी और वर्तमान अवस्था जो जिस
जिस वजह से हुई है उस पर चिंतन करना स्टार्ट किया है कि वास्तव में हम वर्तमान जो हमारी स्थिति है, मान लीजिए गरीब है, हमारे साथ कोई परेशानी है, या हम मान लीजिए बीमार हमारे घर में रह रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है, तो उस पर उन्होंने फोकस किया है। उन्होंने जो पाश्चात्य वाला, यानी आप सॉरी पाश्चात्य बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, उन्होंने जो अपना पारलौकिक जो घटना है उनसे अपने आप को थोड़ा अलग किया है। बार बार अपने आप को पारलौकिक घटनाओं से ऐड नहीं किया है कि भाई अलौकिक घटनाओं से ऐड कर दिया कि सब ईश्वर की देन है, ये नहीं, वास्तविकता में जीना सीखा है। दूसरी सी बात यह पश्चिमीकरण हुआ है, यानी आपने देखा होगा पश्चिम, यानी उस समय जो आपका यूरोप है वहाँ पर लगातार क्रांतियाँ हो रही थी, फ्रांस की क्रांति हुई है, अन्य जगहों पर भी द्वंद्व चल रहे थे, युद्ध चल रहे थे, अन्य जगहों पर भी संघर्ष चल रहे थे। तो जैसे जैसे भारतीय शिक्षित होते गए हैं उन्होंने इन सब विचारों को भी ग्रहण किया है, पश्चिमीकरण की जो शैली है, पश्चिमीकरण की जो भी अच्छी बात है उनको ग्रहण किया है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन, यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में कुछ समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। आप सभी जानते हैं 19वीं सदी में हुए समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब थे जिन्हें औपनिवेशिक भारत महसूस कर रहा था। खास करके आपने देखा होगा औपनिवेशिक भारत में तमाम समस्याएं थी, हमारी कुछ समस्याएं जो थी हमारी सामाजिक कुरीतियों से जुड़ी हुई थी, और सामाजिक कुरीतियों के पहलू से आप पहले ही अवगत हो चुके हैं कि हमारे भारत में किस तरह की सामाजिक कुरीतियां चली आ रही थी। सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, विधवा पुनर्विवाह निषेध था, और सबसे इसमें जटिल जो थी वो जाति भेद था। तो इस प्रकार की कुछ कुरीतियां थी। तो हालांकि इन कुरीतियों को लेकर पहले भी, यानी औपनिवेशिक समय से पहले भी कई सारे ऐसे व्यक्ति रहे हैं, कई सारे ऐसे धर्म रहे हैं जिन्होंने इस बात को टारगेट किया है, इन पर फोकस किया है कि कैसे भी करके इन्हें खत्म किया जाए। खास करके बौद्ध धर्म के केंद्र में ये सब चीज़ें रही हैं। बौद्ध धर्म ने लगातार इस बात का प्रयास किया है कि जो जाति भेद है या ये सब चीज़ें, इन सबको खत्म किया जाए। इसके अलावा कुछ और भी प्रयत्न हुए हैं, जैसे भक्ति आंदोलन चला है आपका, सूफी आंदोलन चला है इस्लाम में। इसके अलावा यहाँ पर 19वीं शताब्दी में आप समाज सुधारक जो देख रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आधुनिक संदर्भ में मिश्रित विचारों से संबद्ध थे। तो इन लोगों ने भी प्रयास किया है, और इनके मिले जुले प्रयास के उपरांत आप देखते हैं कैसे सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है, कैसे बाल विवाह के प्रति कानून बनाए गए हैं, वो अब आप आगे देखेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, यहाँ पर कुछ मिश्रित विचार बताए गए हैं, जैसे राजा राममोहन राय के बारे में है। देखिए राजा राममोहन राय का संबंध आपको पता होगा सती प्रथा का विरोध करने से, सती प्रथा को बंद करवाने से है। तो इन्होंने सती प्रथा का जो विरोध किया है उसके पीछे कुछ तर्क दिए हैं। इन्होंने बताया ये न केवल मानवीय आधार पर गलत है, बल्कि प्राकृतिक आधार जो सिद्धांत है उनका हवाला भी दिया है, और यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू शास्त्रों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि भाई हिंदू शास्त्रों में तो आप देवी का रूप कहते हो, यानी कि आप स्त्री को देवी का रूप बताते हो और यहाँ पर उसे जिंदा जलाते हो। इस तरह की उन्होंने जो है बातें निकाली शास्त्रों के जरिए, शास्त्र सम्मत जो है यहाँ पर तर्क दिए हैं। तो लोगों को बाकी में लगाया कि भाई हमारे शास्त्र ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि स्त्री को बिल्कुल जिंदा जला दो। तो लोग समझ पाए हैं, लोगों के अंदर एक चेतना आई है। इसी प्रकार रानाडे हुए हैं, तो इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में इन्होंने भी एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ। इन्होंने भी विधवा विवाह के कुछ पुनर्विवाह के नियम है ये भी बताए हैं, और इन्होंने वेद पुराण जो आपके दिए हैं या शास्त्र जो हैं उन सब का उल्लेख किया है। वहाँ पर जो एग्जाम्पल थे विधवा पुनर्विवाह को लेकर, उन एग्जाम्पलों को रखा है कि भाई आपके पाश्चात्य जो आपकी पुराने काल में भी, आप पुराने जो समय में भी आप उठाकर देखेंगे, आपके वेद या पुराण में देखते हैं वहाँ पर भी विधवा पुनर्विवाह का जिक्र है। तो वर्तमान में आपने क्यों यहाँ पर इसे मनाही की हुई है। तो इस तरह की बातें इन्होंने की हैं। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा की जो नई प्रणाली आई है इसमें आधुनिक विचार भी हैं और उदारवादी प्रवृत्ति भी थी। खास करके यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ है, यूरोप में जो धर्म सुधारक आंदोलन हुए हैं, इसके अलावा प्रबोधन आंदोलन जो भी हुए हैं, तो इन सब से उत्पन्न साहित्य को सामाजिक विज्ञान और भाषा साहित्य में सम्मिलित किया गया है। यानी हमने अपने सामाजिक विज्ञान में से शामिल किया है जो क्रांतियां हुई हैं यूरोप में, या जो भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, किस तरह से आंदोलनों का नेतृत्व किया गया है, कौन कौन से विचार अपनाए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा फ्रांस में एक स्त्री का रूप दिया गया था, यानी राष्ट्र होता क्या है, राष्ट्र को संबोधित करने के लिए उन्होंने स्त्री की एक प्रतिमा को संबोधित किया था। ठीक उसी तरह से हमारे देश में एक राष्ट्र के प्रति चेतना जगाने के लिए भारत माता का उदय हुआ है। आपने देखा होगा भारत में तो माता कोई अपने आप नहीं बन गई, भारत माता को सृजित किया गया। सृजित ऐसे नहीं हुई है, लोगों ने जो है पाश्चात्य जो शैली में परिवर्तन हो रहे थे, पाश्चात्य जो क्रांतियां हो रही थी, वहां पर देखा कि फ्रांस में कैसे स्त्री को एक राष्ट्र का रूप दिया है। तो उसी प्रकार से भारत में भी एक राष्ट्र का रूप भारत माता के रूप में दिया गया है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे, ये सब प्रभाव अपने आप नहीं हुआ है, ये पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रभाव है, पाश्चात्य में जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसका भी प्रभाव मानव के मस्तिष्क पटल पर पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इस्लाम में सर सैयद अहमद खान, इन्होंने इस्लाम की विवेचना की है। इसमें स्वतंत्र अन्वेषण की जो वैधता है, यानी जिसे हम इजतिहाद कहते हैं, इसका उल्लेख भी किया है। इन्होंने जो है कुरान में जो लिखी गई बातें हैं और जो आधुनिक विज्ञान है इनके द्वारा स्थापित प्राकृतिक नियमों में समानता बताई है कि भाई जो कुरान में जो बातें लिखी हैं और जो आधुनिक विज्ञान में नियम है इनमें क्या समानता है, ये चीज़ें
जो यहाँ पे रखने की कोशिश की है। जैसे बताया जाता है शास्त्रों में भी, आप कहीं कहीं आपने देखा होगा लिखा है कि प्रातःकाल उठना चाहिए, यानी सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए। इस तरह की बातें जो बताई गई हैं उनके क्या वैज्ञानिक कारण हैं, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए यानी कि जल चढ़ाना चाहिए, उसका क्या क्या रीजन है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें हैं इन्होंने स्थापित की हैं ताकि लोग धर्म को भी जान पाएं और विज्ञान के प्रति भी उनका झुकाव हो। वहीं एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है कंदुकिरी वीरेशलिंगम, इनकी पुस्तक है द सोर्स ऑफ नॉलेज। इन्होंने 90 न्याय के तर्कों को यहाँ पर देखा जा सकता है कि न्याय को लेकर तर्क जो है इनके, एक पाश्चात्य यहाँ पर हैं जूलियस हक्सले, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं न्याय को लेकर, इनके यहाँ पर उनका अनुवाद भी किया है, ये बताया है इन्होंने। अब यहाँ पे मेन मुद्दे पर आते हैं। आपके एक समाजशास्त्री हुए हैं, इनका नाम है सतीश सबरवाल। इन्होंने औपनिवेशिक भारत में जो परिवर्तन हो रहे हैं तो उनमें 3 पहलुओं की विवेचना की है कि भाई औपनिवेशिक भारत में जो परिवर्तन हुए हैं उनके लिए कौन कौन से ऐसे 3 पहलू हैं जो कि मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। पहला पहलू है संचार माध्यम, दूसरा पहलू है संगठनों के प्रारूप, तीसरा पहलू है विचारों की प्रकृति। तो सब जो पहलू हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संचार के माध्यम। आप सभी को ये पता होगा अंग्रेज हमारे यहाँ आए हैं तो अंग्रेज अपने साथ नई प्रौद्योगिकी भी लेकर आए हैं। नई प्रौद्योगिकी उनके लिए इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उन्हें भारत पर शासन चलाना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे नई प्रौद्योगिकी का हुआ है, नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है तो संचार के विभिन्न स्वरूपों में भी गति प्रदान की है। प्रिंटिंग प्रेस आई है अपने, टेलीग्राफ, बाद में माइक्रोफोन, और लोगों के आवागमन के लिए पानी के जहाज, रेलवे, ये भी चले हैं। तो इनसे क्या हुआ है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाए हैं, एक स्थान के व्यक्ति दूसरे स्थान पर पहुंचकर अपने दूसरे व्यक्तियों को अपने विचारों से अवगत करवा पाए हैं या वहां के व्यक्तियों के विचारों को ग्रहण कर पाए हैं। तो इससे भी विचारों का आदान प्रदान हुआ है और कहीं ना कहीं जन चेतना का एक उभार यहाँ पर निकल कर आया है। जैसे बताया गया है कि भारत में पंजाब और बंगाल के जो समाज सुधारक हैं इनके विचार विनिमय मद्रास और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों से होने लगे हैं। जैसे बंगाल के जो केशव चंद्र सेन हैं, इन्होंने 1864 में मद्रास का दौरा किया है। पंडिता रमाबाई भी जो है पूरे देश में घूमी हैं। कुछ ने क्या है, कुछ ने विदेशों तक का भी दौरा किया है इस दौर में। खास करके आप ये समय देखेंगे जब रेलवे का विकास किया गया है तो सबसे ज्यादा जो भ्रमण किया है भारत में अपने धर्म के प्रचार के लिए वो किया है ईसाई मिशनरियों ने। तो इन्होंने सुदूर जितने भी जो आदिवासी इलाके हैं जैसे आज का नागालैंड है, मिजोरम है, या मध्य भारत का जो भी इलाका है, झारखंड वगैरह जो है, आप छत्तीसगढ़ वगैरह के इलाके जो आज पड़ते हैं वर्तमान में, वहां पर ज्यादातर इन्होंने प्रचार किया है। और प्रचार के उपरांत आप देखेंगे अपने ईसाई धर्म का प्रचार यहाँ पर इन्होंने जोर शोर से यहाँ पर किया है। आधुनिक सामाजिक संगठन आप देखेंगे तो लोग अब यहाँ पर चिंतन को लेकर एकत्रित हुए हैं। अपने चिंतन को जब इन्होंने आगे बढ़ाया है तो संगठित भी हुए हैं। तो बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है, पंजाब में जो है यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की गई है। 1914 ईस्वी में एक संगठन और बना है, इसका नाम बताया गया है अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, ये मुस्लिम महिलाओं का एक राष्ट्र स्तरीय संस्था थी। यानी कि जो लोग सोचते हैं कि इस्लाम पीछे था, इस्लाम पीछे नहीं था, वहां पर भी लोग कार्य कर रहे थे, वहां पर भी चिंतन स्टार्ट हो गया था, वहां पर भी लोग अपने संगठन बनाकर अपने विचारों को रख रहे थे, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। तो ये भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था थी अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम। 1940 में इसका गठन किया गया है। तो इन संगठनों में तमाम सभाएं होती थी, गोष्ठियां होती थी, इनके जरिए यहाँ से तमाम अखबार पत्र पत्रिकाएं निकाले जाते थे। तो ऐसे करके वाद विवाद उन्हें प्रेषित किए जाते थे। तो लोग कहीं ना कहीं इन सबको पढ़कर, या आपके मन में ये भी बात आ रही होगी कि इतने ज़्यादा लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर ये लोग इनके विचारों को कैसे पढ़ पाते थे। तो आपको पता होना चाहिए आज की तरह का समय नहीं था। आज तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। पहले क्या होता था, कोई एक व्यक्ति कोई किताब पढ़ रहा होता था या न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता था तो 25-30 व्यक्ति उसे सुन रहे होते थे, इधर उधर उसे घेर कर सुन रहे होते थे। तो वैसे ही होता था, कोई एक व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो पूरे व्यक्ति सुन रहे हैं। तो ऐसे करके विचारों का आदान प्रदान होता था। तो ये बिल्कुल अपने माइंड में मत लाना कि हर व्यक्ति पढ़ा होना ही जरूरी था तभी विचार आ जा पाते, नहीं। तब ऐसे चलता था कि एक व्यक्ति, मान लीजिए अगर गांव में कोई एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो शाम को चौपाल लगती थी, वहां पर वो एक व्यक्ति जो किताब में क्या लिखा है या क्या किसी अखबार में क्या आर्टिकल लेख छिपा है तो उसके बारे में बताता था अपने गांव वालों को, भाई इसमें ये बात आई है। तो ऐसे करके लोग विचारों से अवगत हो पाते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर समाज सुधारकों द्वारा लिखे हुए विचारों का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है, जैसे बताया गया है। उदाहरण के लिए विष्णु शास्त्री ने सन 1868 में, इसके अलावा इंदु प्रकाश ने विद्यासागर की एक पुस्तक है, इसका मराठी में अनुवाद किया है। यानी कि अब यहाँ पर अनुवाद भी स्टार्ट हुए हैं पुस्तकों के, ताकि समझा जाए, समाज को समझा जाए, लोगों के विचारों को समझा जाए। स्वतंत्रता एवं उदारवाद के जो नवीन विचार हैं, परिवार रचना और विवाह से संबंधित नए विचार हैं, जैसे माँ पुत्री की जो नवीन भूमिका है, परंपरा और संस्कृति में जो स्वचेतन गर्भ के नवीन विचार, ये सब जो विचार आए हैं, ये सब विचार आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं शिक्षा के मूल्य यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हुए हैं। और नवीन जो शिक्षा है, शिक्षा पद्धति के उपरांत ये विचार सामने निकल कर भी आए हैं। और यह समझा गया है यहाँ पर कि राष्ट्र का जो आधुनिक बनना है वो बहुत जरूरी है, लेकिन
एक बात और ध्यान रखी गई है कि हमें प्राचीन विरासत को बचाए रखना है। यानी ऐसा ना हो कि आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ते जाएं और अपनी प्राचीन परंपराओं को हम खो दें, ये बिल्कुल भी ना हो। खास करके इस समय आप देखेंगे जो महिलाओं की शिक्षा है, इस विषय को लेकर एक व्यापक बहस हुई है। यानी तमाम समाज सुधारक जैसे ज्योतिबा फुले हैं, इन्हें ज्योतिबा भी कहा जाता है, इन्होंने पुणे में महिलाओं के लिए एक पहला विद्यालय खोला है देश में, ये बात आप जानते होंगे। तो सुधारकों ने, तमाम लोगों ने एकमत होकर यह भी माना है कि समाज के लिए, उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महिला अगर शिक्षित हो जाएगी तो उसके बच्चे भी शिक्षित हो पाएंगे। तो ये बात एक्सेप्ट की गई है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की शिक्षा को न्यायोचित ठहराने के विचारों को यहाँ पर आधुनिक और पारंपरिक दोनों ही विचारधाराओं का समर्थन मिला है। दोनों ही लोगों ने यहाँ पर वाद विवाद हुआ है, चिंतन भी हुआ है कि महिलाओं को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। सुधारकों ने आधुनिकता और परंपरा पर विस्तृत वाद विवाद भी किया है कि कैसे, कुछ लोग क्या है कि ये मानते हैं कि महिलाओं को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। कुछ लोगों का मानना यह था कि महिलाओं को अपनी भारतीय संस्कृति में शिक्षा दी जाए ताकि वो अपने परिवार को लेकर चल सकें, अपने परिवार को जो है यहाँ पर अच्छे से देखभाल कर सकें। इन दयानंद सरस्वती ने इस तरह के विचार माने हैं। सबके अपने अपने विचार थे यहाँ पर। कुछ लोगों ने क्या है, अपनी प्राचीन जो विरासत है, प्राचीन जो संस्कृति है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, ज्योतिबा फुले जो हैं, इन्होंने आर्यों के आगमन से पहले का जो काल है इसको अच्छा माना है। वहीं बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने आर्यों के युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है कि आर्यों का युग जो है बहुत एकदम गरिमामयी काल रहा है, एक स्वर्ण युग की तरह रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारा वाद विवाद चिंतन हुआ है, बौद्धिक चिंतन भी हुआ है, और तमाम जो है सामाजिक साहित्य वगैरह जो है उसकी पुनर्व्याख्या भी हुई है। तमाम हिंदू शास्त्रों की भी यहाँ पर इस समय में पुनर्व्याख्या हुई है। यानी वर्तमान में आप जो धर्म ग्रंथ देख रहे हैं, वर्तमान में आप जो भी धर्म ग्रंथ आपका जो फेवरेट है, चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सबकी पुनर्व्याख्या हुई है। 19वीं सदी में वो सब दोबारा लिखे गए हैं। यानी कि पहले ऐसे नहीं थे जो अभी आप देख रहे हैं स्वरूप, आज से 400 साल पहले उनका वैसा नहीं था। तमाम चीज़ें उनमें ऐड की गई हैं, तमाम पुरानी चीज़ें हटाई भी गई हैं, ये भी ध्यान रखिए आप। तो विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक आंदोलनों में कुछ विषयगत समानताएं भी थी, जैसे साथ में ही उनमें तमाम असहमतियां भी देखने को मिलती हैं। कुछ में उन सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंता थी जो उच्च जातियों के मध्यवर्गीय महिलाओं और पुरुषों से संबंधित थी। यानी कुछ में क्या है, जो उच्च वर्ग है आपका, उच्च जातियों में महिलाओं की जो स्थिति थी उस बात को लेकर चिंतन चल रहा था। जबकि कुछ में यहाँ पर ये माना गया था कि सारी समस्याओं का मूल कारण सच्चे हिंदुत्व के, सच्चे विचारों का कमजोर होना है। यानी कुछ लोग ये भी मान रहे थे जो हमारी हिंदुत्ववादी परंपरा है वो कमजोर पड़ गई है, इस वजह से हमारे समाज में जो विसंगतियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। कुछ के लिए तो धर्म में जाति और लैंगिक शोषण अंतर्निहित था। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पर संबंधित सामाजिक सुधारक जो थे उनमें वाद विवाद लगातार चल रहा था। हालांकि मुस्लिम में भी देखने को मिलेगा, यानी मुस्लिम समाज में भी सुधारकों ने बहु विवाह है, पर्दा प्रथा है, इस पर सक्रिय स्तर पर बहस की है। तो यहाँ पर एक जहां आरा शाहनिवास हैं, इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन का आयोजन किया है और बहु विवाह की कुप्रथा के विरुद्ध इन्होंने अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं कि बहु विवाह को रोकना चाहिए। हालांकि इनका विरोध भी जबरदस्त तरीके से हुआ है। जब इन्होंने बहु विवाह का मुद्दा उठाया है तो इन्होंने तमाम उर्दू भाषा के अखबारों में, पत्रिकाओं में अपने लेख लिखे हैं, तो वहां पर बहस छिड़ गई है। कई जगह पर इन्हें समर्थन मिला है, कई जगह इन्हें विरोध भी झेलना पड़ा है। यानी पंजाब से निकलने वाली महिला विरोधी एक पत्रिका थी, तहसीब-ए-निज़मान, महिलाओं की एक पत्रिका है यहाँ पर, तहसीब-ए-निज़मान, तो इन्होंने खुलकर बहु विवाह विरोधी प्रस्ताव का समर्थन किया है। जबकि तमाम और पत्रिकाएं भी निकलती हैं जो कि मुस्लिम कट्टरपंथियों या रूढ़िवादियों के समर्थन वाली थी, उन्होंने इन महिलाओं का विरोध भी किया है, ये भी आप देखेंगे। इसी समय कुछ और भी समुदाय में जैसे देखेंगे, ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का विरोध किया है। इसके जवाब में, प्रतिवाद में आप देखेंगे जो बंगाल में हिंदू समाज के कुछ रूढ़िवादी धर्म रक्षक हैं, इन्होंने धर्म सभा का एक गठन किया है और इसकी तरफ से एक ब्रिटिश सरकार को एक याचिका भेजी गई है। यहाँ पे कहा गया है कि रूढ़िवादी हिंदुओं ने यहाँ पर एक दावा किया है कि सुधारकों को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने धर्म ग्रंथों की व्याख्या करें। यानी इन्होंने साफ साफ ये बात कही है राजा राम मोहन राय के प्रतिवाद में कि भाई राजा राम मोहन राय को कोई अधिकार नहीं है जो हमारे धर्म ग्रंथों की जो व्याख्या करें। जो हमारे यहाँ चल रहा है वो हमारी परंपरा है, रिवाज है, आप उसे बदल नहीं सकते। इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय इतना आसान नहीं था जितना हम आज लग रहा है, जितना हम लोग आज आसानी से पढ़ते जा रहे हैं कि भाई सती प्रथा एंड हो गई। एक झटके में एंड नहीं हुई है, इसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। कई सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तभी आप देख पा रहे हैं कि आज देश में सती प्रथा का एक सिंगल आपको उदाहरण देखने को नहीं मिलता है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी है। यहाँ पर आपकी अगली हेडिंग आपकी जो है ये है, हम संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण को किस प्रकार समझेंगे। यानी कि चारों जो अवधारणाएं हैं, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण, ये सब यहाँ पर हम देखेंगे ये वास्तव में होती क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं संस्कृतिकरण से। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं
कि ये चारों जो अवधारणाएं आपकी हैं, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पंथनिरपेक्षीकरण या पश्चिमीकरण, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अंतर संबंधित हैं और कई स्थितियों में आपको एक साथ देखने में मिल जाएंगी। यहाँ पर ये आश्चर्यजनक नहीं है कि एक ही व्यक्ति एक जगह में आधुनिक भी हो सकता है और वही व्यक्ति पारंपरिक भी हो सकता है। ये भी हो सकता है यानी एक अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति अपने त्योहारों का भी अच्छे से त्योहारों को भी मनाता हो। मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति है, वो होली दिवाली भी अच्छे से मनाता हो, गणेश जो है आपकी गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजा भी करता हो, ये भी हो सकता है। यानी ये भी सब संभव है। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी, अभी ये चारों अवधारणाएं ये एक साथ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर वही है, यानी कि एक अलग स्थिति में कोई दूसरी भिन्न स्थिति में पाई जाएगी यहाँ पर, तो बताया गया है। आपने ये भी पढ़ा है समाजशास्त्र में कि समाजशास्त्र का जो चिंतन है वो प्राकृतिक विश्लेषण पर आधारित नहीं होता है। यानी समाजशास्त्र कभी प्रकृति में जो प्राकृतिक सिद्धांत है, यानी जो जनमत ने या समाज ने कह दिए कि भाई ये चल रहा है हमारा, ये इसी तरह से चलेगा, ये हमारी ईश्वर की देन है, यानी ईश्वर ने ऐसा कहा है तो इसी अकॉर्डिंग हमारा समाज चल रहा है। समाजशास्त्र इस बात को नहीं मानता है। यानी प्राकृतिक विश्लेषण या प्राकृतिक सिद्धांत का मतलब यही होता है कि समाज में जो परंपराओं के जरिए चले आ रहे सिद्धांत हैं या परंपराओं के जरिए जो भी आपके रिवाज चले आ रहे हैं, उन्हें लोग वैध ठहराते हैं कि भाई ये हमारे ईश्वर की देन है, ईश्वर ऐसा चाहते हैं तो इस वजह से हो रहा है। तो समाजशास्त्र इन बातों को नकार देता है। इसका मानना यही है, ये जो बातें या रिवाज या परंपराएं आप देख रहे हैं, ये वास्तव में समाज के लोगों के द्वारा गढ़ी गई हैं, समाज के लोगों के द्वारा शुरू की गई हैं। किसी जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है। तो यहाँ पर समाजशास्त्र इनकी व्याख्या प्राकृतिक विश्लेषण के आधार पर नहीं करता है। यहाँ पर आपने पिछले अध्याय में यहाँ पर ये जाना था कि औपनिवेशिक आधुनिकता में आंतरिक विरोधाभास भी था। यानी कई बार आंतरिक विरोधाभास के स्वर भी निकल कर आए हैं। कुछ लोगों का मानना ये था कि भाई पाश्चात्य शिक्षा पढ़कर हमारे जो भारतीय हैं वो कहीं ना बिगड़ ना जाए, यानी वेस्टर्न लोगों की तरह ना बन जाए। तो कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट था कहीं ऐसा ना हो कि पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके हमारी भारतीय परंपरा का समूल नाश ना हो जाए। इस तरह के तमाम विचार थे। तमाम विचारों को लेकर यहाँ पे वाद विवाद भी हुआ है। तो उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा ने यहाँ पर एक नए मध्यवर्ग का जन्म भी हुआ है। अंग्रेजी भाषा में कुशल नए मध्यवर्गीय भारतीयों ने पश्चिम के अनेक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा है, जाना है। उनके उदार प्रजातंत्र की यहाँ पर अवधारणा से अवगत भी हुए हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं इससे पहले हमारे भारतीयों में ये सब विचारों की परिणति नहीं हुई थी। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे लोगों में अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर विकास हुआ है, तो वैसे वैसे इन लोगों ने पश्चिम में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को पढ़ना स्टार्ट किया, उनके बारे में जानना स्टार्ट किया है। फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय जानते थे कि कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है हमें जरूर पाश्चात्य शिक्षा जरूर दे रहे हैं, लेकिन हमें बार बार वो क्या करते हैं, मानसिक रूप से लज्जित करते हैं, मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित करते हैं। कई बार ये कहा जाता था कि भारतीय ज्ञान या भारतीय साहित्य जो अंग्रेजी ज्ञान है उसकी तुलना में पिछड़ा हुआ है, ये बातें कही जाती थी। इस तरह की तमाम जो बातें व्यंग्य किए जाते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीयों को ये बात मालूम थी कि बेशक हम इनका शिक्षा ग्रहण कर जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज हम अपने से नीचे ही मानते हैं। यानी हमारे साहित्य को, हमारे कल्चर को, हमारी जो भी सांस्कृतिक रीति रिवाजों अपने से बहुत नीचा समझते हैं। तो औपनिवेशिक शासन से जो है भारतीय स्वाभिमान को चोट लगी। तो मध्यवर्गीय भारतीयों ने पारंपरिक ज्ञान और मेधा पर गर्व जताया। यानी जब अंग्रेज इस तरह की बातें कर देते थे कि भाई अंग्रेज ये बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उस समय जो हमारे जहाँ पे पढ़े लिखे मध्यवर्गीय भारतीय हैं वो बार बार ये कहते थे नहीं, हमारा पारंपरिक ज्ञान श्रेष्ठ था, हमारा जो भी संस्कृति रही है, जो भी हमारा भारत का जो भी इतिहास रहा, उस पर ये गर्व जताते थे। तो ये बात यहाँ पर आई है। आज कुछ चीज़ें आप देखेंगे, कुछ चीज़ों का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा वर्तमान समाज में, जो कि आधुनिकता और पारंपरिकता का मिलाजुला सम्मिश्रण है। यानी कि यहाँ आप देखेंगे कि आधुनिकता के कारण न केवल नए विचारों को यहाँ पर राह मिली है, बल्कि परंपरा पर भी अब पुनर्विचार हुआ है और उसकी फिर पुनर्विवेचना हुई है। यानी कि जो परंपराएं चली आ रही थी उसके बाद उस पर बार बार पुनर्विचार हुआ और वो नए रूप में यहाँ पर निखर कर सामने आई है। यहाँ पर देखना जरूरी होगा कि संस्कृति और जो परंपरा होती है दोनों का ही अस्तित्व सजीव होता है। देखिए, संस्कृति और परंपरा जो होती है समुदायों से, लोगों से जुड़ी होती है और ये निरंतर चलती रहती है, कभी ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। हो सकता है इनका स्वरूप बदल जाए, लेकिन ये एक सजीव रूप में मानी जाती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी। नष्ट तभी हो सकती है पूरा समुदाय खत्म हो जाए। तो समुदाय ऐसा तो है नहीं समुदाय खत्म हो जाएगा। तो संस्कृति और परंपरा जो है इनका जन्म लोगों के साथ साथ होता है और लोगों के साथ साथ चलती हैं, तो इन्हें सजीव माना गया है। जैसे आज के जीवन में बताया गया है कि आपकी संस्कृति और परंपरा में परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों से आपके पहनावा में, आपके रहन सहन में भी परिवर्तन आया है। जैसे आज के भारत में किस प्रकार से साड़ी या जैन सेम या सरोंग ये पहना जाता है बताया गया है। आपको याद होगा, और याद नहीं है तो आपने यूट्यूब वगैरह पर या फिर अपने गूगल पर अगर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे तमाम पुराने फोटो देखने को मिल जाएंगे। सन 1850 के बाद के तमाम फोटो आपको गूगल पर देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ आप पाएंगे पहले जो स्त्रियाँ साड़ी पहनती थी वो साड़ी के साथ ब्लाउज वगैरह या पेटीकोट वगैरह नहीं पहनती थी, केवल एक सिंगल साड़ी के रूप में साड़ी को अपने शरीर पर लपेट लेती थी। इस तरह की आपने देखे होंगे, फोटो देखे होंगे। तमाम महिलाएं किसी खेत में काम कर रही हैं तो सिंगल साड़ी को ही पूरे शरीर पर लपेट लेती थी। तो अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर आप देखेंगे
यानी कि पारंपरिक रूप से वही चीज़ बताई गई है, साड़ी जो एक प्रकार का ढीला बगैर सिला हुआ कपड़ा होता था और इसे अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न ढंगों से पहना जाता था। लेकिन जब यहाँ पर आधुनिक युग में आते हैं तो आधुनिक युग में मध्य वर्ग की जो महिलाएं हैं इन्होंने साड़ी पहनने के लिए एक मानक तरीका यहाँ पे विकसित किया है, इसका प्रचलन हुआ है। यहाँ पर ये पारंपरिक साड़ी को जो पश्चिमी पेटीकोट है और ब्लाउज है इसके साथ इन्हें पहनने लगी हैं। यानी कि जो आप अभी वर्तमान में महिलाओं का जो पहनावा देखते हैं कि भाई प्रॉपर उनका पश्चिमी पेटीकोट या ब्लाउज जो साथ में पहनते हैं, तो आज अगर आप पुरानी तस्वीरें उठाकर देखें तो वहाँ पर इस तरह से नहीं पहनावा नहीं होता था। ये एक नया तरीका यहाँ पर आपके जो भी मध्य वर्ग की महिलाएं, ये नया तरीका इन्होंने निकाला है। तो ऐसे करके मानक के रूप में आज जो साड़ी पहनी जाती है हर जगह, वो आप इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, कि भारत की संरचनात्मक और सांस्कृतिक विविधता स्वतः प्रमाणित है। यानी इसे बार बार इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में है कि भारतीय जो परंपरा है या भारत है हमारा, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक दृष्टि से जो कह सकते हैं यहाँ पे विविध समुदाय मौजूद हैं। यह विविधता उन विभिन्न तरीकों को आकार देती है जिसमें आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण या पंथ निरपेक्षीकरण विभिन्न समूहों के लोगों को अपने अलग प्रभावित करते हैं या प्रभावित नहीं करते हैं। यानी हमारे यहाँ जो विविधता है उस विविधता पर ये चारों जो फैक्टर हैं ये कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, या फिर प्रभाव नहीं भी डालते हैं, कभी कभी डालते हैं, कहीं नहीं डालते हैं। तो आपने देखा किस तरह से जो साड़ी पहनने का एक मानक प्रचलन यहाँ पे विकसित हुआ है। एक महिला है, इस महिला का यहाँ पे जिक्र किया गया है, देख रहे होंगे आप, साड़ी के साथ इसने जो है ब्लाउज पहना हुआ है पश्चिमी शैली में, तो वो बताया गया है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, यहाँ इसमें इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम सभी जो एग्जाम्पल हैं उन सबका जिक्र नहीं करेंगे, यानी स्वभाव के कारण हम यहाँ पर, स्थान भाव के कारण हम यहाँ पर इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे हर क्षेत्र के पहनावे के ऊपर। लेकिन जो कॉमन रूप से प्रचलित है उसको यहाँ पर हमने रेखांकित किया है, उसको हमने यहाँ पर रखा है, वो बताया गया यहाँ पर। इसके अलावा जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है इसकी शुरुआत करते हैं, और इसकी शुरुआत करने की वजह यहाँ पर यह है कि सामाजिक गतिशीलता की यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद के प्रादुर्भाव से पहले से है और ये बाद में भी भिन्न रूपों में जारी रही। यानी सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि उपनिवेशवाद के आने के बाद ही शुरू हुई है, नहीं, ये पहले से रही है। लेकिन बाद बाकी जो तीन प्रक्रिया हैं, जैसे आधुनिकीकरण है, पश्चिमीकरण है और पंथ निरपेक्षीकरण, ये सबसे ज्यादा तीव्र गति से आपके उपनिवेशवाद के बाद हुए हैं। ये चीजें आप देखेंगे, ये तीन प्रक्रियाएं जो परिवर्तन की तीन प्रक्रिया हैं, तो ये उपनिवेशवाद के साथ ये उपजी हैं, ये बताया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आधुनिक पश्चिमी विचार जैसे स्वतंत्रता है, अधिकार के बारे में जानने के फलस्वरूप भारतीयों के अंदर जो तीन ये विचार हैं, इन तीन परिवर्तनकारी प्रक्रियाएं हैं, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण, इनका सामना हुआ है। आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद शिक्षित जो भारतीय हैं इन्होंने अक्सर उपनिवेशवाद में अन्याय और अपमान का एहसास किया। यानी जब ये सारे विचार लोगों के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि उपनिवेशवाद वास्तव में हमारे बार बार जलील कर रहा है, हमें अन्याय कर रहा है, अपमान कर रहा है। इन्हें एहसास हुआ है कि जिसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने पारंपरिक अतीत की ओर मुड़े हैं, धरोहरों की तरफ इनकी वापसी हुई है। तो ये सब चीजें देखने को मिलेगा, यानी ये अपने अतीत के गौरव की ओर गए हैं। जैसे आपने सुना है दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों की ओर चलो। और भी यहाँ पर नारे दिए गए हैं अपने प्राचीन परंपराओं को सहेजने के लिए, प्राचीन धरोहरों के ऊपर गर्व करने के लिए। तो वो सब इनकी प्रक्रिया के फलस्वरूप निकल कर आए हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स बार बार हमारे साथ अन्याय कर रहे थे, हमें अपमानित करते थे, लज्जित करते थे। तो ऐसे भारतीयों के अंदर ये विचार निकल कर आए हैं, क्यों ना हम अपनी पुरानी जो परंपराएं हैं, पुरानी जो हमारी जो है अवधारणाएं हैं, उनको क्यों ना हम गौरवान्वित करें। अगली आपकी जो हेडिंग है ये है सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार। आप सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों को यहाँ पर देखेंगे। देखिए, संस्कृतिकरण यहाँ पर आता है पहला शब्द हमारा। तो संस्कृतिकरण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति M.N. श्रीनिवास ने की है। इसका अभिप्राय यहाँ पर है उस प्रक्रिया से है जिसमें आपकी जो निम्न जाति के लोग हैं या जनजाति के लोग हैं, ये अपने उच्च समूह जो उच्च जातियां हैं, इन खास करके द्विज जाति, द्विज का मतलब आप जानते होंगे ब्राह्मण और क्षत्रिय को मिलाकर द्विज बोला जाता है, इनकी जीवन पद्धति, इनके अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुकरण करते हैं। तो श्रीनिवास M.N. जो श्रीनिवास है वो इसे इसी रूप में देखते हैं। उनका मानना यह है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जो निम्न जातियां होती हैं वो उच्च जातियों के अनुष्ठानों का, उनके मूल्यों का अनुकरण करती हैं। इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण इन्होंने नाम दिया है। संस्कृतिकरण के बहुत सारे प्रभाव हैं, बहुआयामी प्रभाव हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे भाषा के रूप में आप देख सकते हैं, साहित्य के रूप में, या एक आइडियोलॉजी, विचारधारा के रूप में देख सकते हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान, जीवन पद्धति में और भी कई सारे क्रियाकलाप जो होते हैं वो सब आप देख सकते हैं संस्कृतिकरण के ही परिणाम है। यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं, जैसे बताया गया है कि जो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है खास करके हिंदू समाज के अंतर्गत ये विद्यमान है। हालांकि जो गैर हिंदू संप्रदाय हैं वहां पर भी अनेक समूहों में ये देखने को मिलती है।
कुछ चीजें और भी कही हैं एम.एन. श्रीनिवासी ने। इन्होंने कहा है कि जिन क्षेत्रों में जो उच्च स्तरीय सांस्कृतिक जातियां रही थी, जैसे मान लीजिए राजस्थान का कल्चर हुआ, एमपी का कल्चर हुआ, जहां पर राजे रजवाड़े जो रहे हैं, तो वहां पर ये प्रभुत्वशाली थी और उस क्षेत्र की संपूर्ण संस्कृति में किसी न किसी स्तर का संस्कृतिकरण हुआ है। यानी जहां पर राजे रजवाड़े जो रहे हैं, तो वहां की जनता ने, वहां पर रहने वाली जो भी निम्न स्तरीय जनता है, उसने अपने राजाओं का अनुकरण किया, अपने राजा महाराजाओं की जो भी त्योहार है उनका अनुकरण करते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन जहां पर गैर संस्कृतिगत जातियां रही हैं, जहां पर गैर संस्कृतिगत जातियां प्रभुत्वशाली थी, जैसे जनजातियां वगैरह हैं, तो वहां की संस्कृति को इन जातियों ने प्रभावित किया है। इन जातियों से मतलब उच्च स्तरीय संस्कृति जो है, इन्होंने वहां पर जो गैर संस्कृतिगत जातियां थी इनको प्रभावित किया है। तो ऐसे करके क्या हुआ है, श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया को विसंस्कृतिकरण नाम दिया। विसंस्कृतिकरण नाम देने का रीजन ये था क्योंकि जनजातियों का या फिर जो पिछड़ी हुई जनजातियां थी उनकी एक अपनी समृद्धि कल्चर, उनका एक अपना रीति रिवाज था, और कहीं ना कहीं जब वो उच्च हिंदू जातियों के संपर्क में आए हैं तो वो अपना कल्चर छोड़कर उच्च जातियों का कल्चर अनुकरण करने लगे हैं। तो ये प्रक्रिया विसंस्कृतिकरण बोली गई है। तो इसके बारे में यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास ने अपने विचार रखे गए हैं। श्रीनिवास का यहाँ पर तर्क ये है कि किसी भी समूह का संस्कृतिकरण उसकी परिस्थिति को स्थानीय जाति में संस्तरण में उच्चता की तरफ ले जाता है। यानी जब कोई भी जनजाति है या जाति है उसका संस्कृतिकरण होता है तो वो स्थानीय जो स्टेटस है उस स्टेटस में वो उच्चता की तरफ वो जा रहा है। यानी कि मान लीजिए जैसे जैसे आप जो क्रियाकलाप समाज में होने वाले हैं उनको जल्दी जल्दी सीखते जाते हैं, उनको अडॉप्ट करते जाते हैं, तो समाज में आपकी स्थिति ऊंची बन जाती है। यानी आप देखेंगे सामान्यतः ये माना जाता है कि संस्कृतिकरण संबंधित समूह की आर्थिक अथवा राजनीतिक स्थिति में सुधार है या फिर हिंदुत्व की जो महान परंपराओं का किसी स्रोत के साथ उसका संपर्क होता है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर आप देखेंगे उच्च चेतना का भाव ऐसे करके उभरता है। जैसे मान लीजिए परंपराओं के साथ कोई तीर्थ स्थल वगैरह के लिए मान्यता है, तीर्थ स्थल के लिए लगाव है, या फिर तीव्र असमानता वाला समाज है, जैसे भारतीय समाज में उच्च जातियों की जीवन शैली है, अनुष्ठान, ज्ञान आदि को यहाँ पर निम्न जातियों के द्वारा अपनाना मुश्किल भी है क्योंकि इसके लिए अनेक सामाजिक रुकावटें भी हैं। यानी एक और तो आप देख रहे होंगे समाज में अनुकरण भी हो रहा है, जो संस्कृतिकरण भी तीव्र प्रक्रिया की तरह हो रहा है। यानी मध्यवर्गीय जो जातियां हैं, खास करके समाज की जो उच्च जातियां उनको फॉलो कर रही हैं। वहीं समाज में कुछ ऐसी हाशिए वाली जातियां हैं, अगर ये जातियां यानी निम्न जाति जो बोली जाती हैं, यानी सबसे निचले पायदान पर जातियां हैं, ये अगर अनुकरण करने का प्रयास करती हैं, यानी पारंपरिक तौर पर उच्च जाति के लोग उन निम्न जातियों को लोगों को दंडित करते थे जो इस प्रकार की चेष्टा करने का साहस जुटा पाते थे। यानी तमाम ऐसी निम्न जातियां हैं जो हाशिए पर नहीं हैं, अगर वो जातियां उच्च जातियों के लोगों के समान अपना रीति रिवाज, उनका कल्चर अपनाने की कोशिश करते थे तो उन्हें वो दंडित किया जाता था। ये भी यहाँ पर देखा गया है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी बताई गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो लैंगिक जो प्रभाव है, यानी कि कुछ ये कुमुद पावड़े हैं, इनकी एक अपनी आत्मकथा और इन्होंने स्मरण किया है कि कैसे एक दलित महिला जो है संस्कृत की शिक्षक बनी है। तो ये बात इन्होंने अपनी एक कहानी बताई है। उन्होंने बताया है कि शायद यह एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें उन क्षेत्रों में जाने देता जिनमें अब तक लैंगिक परिस्थिति और जाति के आधार पर प्रवेश संभव नहीं था, और शायद वो संस्कृत के ज्ञान के लिए इसलिए भी प्रेरित हुई ताकि वो मूल संस्कृत साहित्य में स्त्री और दलितों के बारे में कही गई बातों को जान सकें। उनके मन में ये चेष्टा आई कि हम ये जाने तो जो आज जो हमारे साथ विभेद किया जाता है, हमें बहुत बार बार लज्जित या नीचा दिखाया जाता है, क्या वास्तव में शास्त्रों में या संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इस वजह से इस इच्छा के साथ इन्होंने संस्कृत पढ़ी है और एक दलित महिला संस्कृत शिक्षक के रूप में बनी भी है, शिक्षक भी बन पाई हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं जैसे जैसे वो अपने अध्ययन में आगे बढ़ी हैं उसे अनेक प्रकार की सामाजिक प्रतिक्रियाओं का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यानी एक तो ऊपर से महिला है, दूसरी बात यह है एक दलित समुदाय से बिलोंग करती हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ना या जो है यहाँ पर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनमें आश्चर्य से लेकर ईर्ष्या तक सम्मिलित थी, साथ ही उसमें संरक्षित स्वीकृत से लेकर पूर्ण अस्वीकृत तक के पक्ष यहाँ पर सम्मिलित थे। और ये बाद में इन्होंने कहना चाहती हैं, इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अपनी जाति को भूलने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये प्राय असंभव है, और इससे मुझे वो अनुभव याद आता है जो मैंने कहीं सुना था, जो जन्म से मिला हो और जो मरने के बाद भी नष्ट ना हो, वो है जाति। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने संस्कृत शिक्षिका के रूप में यहाँ पर आप ये कार्यरत हो गई हैं, लेकिन फिर भी अपने पूर्व अनुभवों को ये भूल नहीं पा रही हैं। और उसका कारण क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा की वजह से बार बार इनकी जो रुकावट है वो रुकावट बार बार निकल कर आ रही है। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें व्यक्ति सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित समूहों के रीति रिवाजों एवं नामों का अनुकरण करके अपनी परिस्थिति को उच्च बनाता है, यानी अपने स्टेटस को ऊंचा बनाता है। खास करके आप देखेंगे कि दोनों ही स्थितियों में यह संकेत विद्यमान है
कि जब व्यक्ति धनवान होने लगते हैं तो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को प्रतिष्ठित समूह भी स्वीकारने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई बार आपने समाज में भी आपने देखा होगा अक्सर कि जो धनवान व्यक्ति है, चाहे वो बेशक मध्य वर्गीय जाति से आता हो या निम्न वर्गीय जाति से आता हो, लेकिन जब वो कोई हटकर कार्य करता है, अपने समाज से हटकर या सामाजिक परंपराओं से हटकर कार्य करता है, तो भी लोग उसे समर्थन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसकी सामाजिक परिस्थिति यानी उसका जो स्टेटस है, यानी धनवान होने की वजह से वो समाज ने उसे स्वीकार लिया है कि भाई ये कर रहा है, सही कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पर आपने देखा होगा जो दलित जाति का कोई व्यक्ति है वो किसी अपर कास्ट के साथ शादी कर लेता है, वो शादी इस हिसाब से कर लेता है कि दलित जाति का व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर आसीन है, ये भी देखने में मिलता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि संस्कृतिकरण की अवधारणा की अनेक स्तरों पर आलोचना भी की गई है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ समाज में प्रचलित है उसकी आलोचना ना हो, आलोचना होना स्वाभाविक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्वप्रथम इस अवधारणा की आलोचना में यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि इसमें सामाजिक अश्लीलता निम्न जाति का एक सामाजिक स्तरीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करती है। यानी कि कहा यहाँ पर जो बार बार ये बात दोहराई गई है कि भाई निम्न जातियाँ अपनी उच्च जातियों का अनुकरण करती हैं, तो इस बात को लेकर बार बार बढ़ा चढ़ाकर इसे बताया गया है। इस तरह से इसकी आलोचना की गई है कि भाई इतना पॉसिबल नहीं है कि निम्न जातियाँ करती ही हो सकता है मजबूरी में करती हों, यानी अपनी स्वेच्छा से ना करती हों, दबाव में करती हों, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर इस जो समाजशास्त्री इन्होंने इस बात की आलोचना भी की है। इस प्रक्रिया से कोई संरचनात्मक परिवर्तन न होकर केवल कुछ व्यक्तियों का स्थिति परिवर्तन होता है। यानी ये साफ साफ कहा गया है संस्कृतिकरण से पूरा समाज नहीं बदलता है, बल्कि कुछ लोग अपनी परिस्थिति बदल देते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। यानी कि यहाँ पर यह है कि कुछ व्यक्ति असमानता पर आधारित सामाजिक संरचना में अपनी स्थिति में तो सुधार कर लेते हैं, लेकिन इससे समाज में व्याप्त असमानता या भेदभाव समाप्त नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को आप जो बढ़ा चढ़ाकर बार बार कह रहे हैं, इसके बारे में तमाम जो धारणाएं आप चला रहे हैं, इससे पूरे समाज का विकास नहीं हुआ है। केवल किसी एक पर्टिकुलर किसी परिवार का या किसी एक व्यक्ति का विकास हुआ है, उसने अपनी परिस्थिति को स्ट्रांग बना लिया, समाज में ऊंचे पायदान पर पहुंच गया, बाद बाकी पूरा समाज या समुदाय उसकी स्थिति में सुधार नहीं आया है। दूसरा आलोचनात्मक पक्ष यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि इस अवधारणा की विचारधारा में उच्च जाति की जीवन शैली उच्च एवं निम्न जाति की लोगों की जीवन शैली निम्न है। यानी यहाँ पर आप बार बार आप जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है उसमें आप उच्च जातियों को अच्छी जीवन शैली वाला और निम्न जातियों को निम्न जीवन शैली वाला बार बार दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपने उच्च जाति की जो जीवन शैली है उसका अनुकरण करने की इच्छा को वांछनीय और प्राकृतिक मान लिया है। यानी कि आपने मान लिया कि तो नैसर्गिक है, यानी प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से आपको उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसका भी कोई तर्क नहीं है आपके पास। यानी आपने ये इसे मान लिया कि ये तो स्वाभाविक है कि उच्च जातियों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए इसका आपके पास जवाब नहीं है। तो समाजशास्त्री जो है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि समाजशास्त्री बहुआयामी होकर सोचता है, किसी एक आयाम से नहीं सोचता है, बार बार जो है विभिन्न आयामों से सोचता है, विभिन्न एंगल से देखता है कि क्या क्या ये अवधारणाएं इस जो है हमें सहमत कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उनमें तर्क वितर्क यहाँ पर सब कुछ चलते हैं। तीसरी आलोचना यहाँ पर यह भी है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा एक ऐसे प्रारूप को सही ठहराती है जो दरअसल असमानता और अपवर्जन पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में कुछ जो जातियां हैं उनको तो सामाजिक परिस्थिति में ऊंचा स्थान दे दिया, क्योंकि उन्हें आपके जो सांस्कृतिक साहित्य है उसने उन्हें जायज ठहराया है, सही ठहराया है। तो यहाँ पर यह भी मिलता है, संकेत मिलता है कि पवित्रता और अपवित्रता के जातिगत पक्षों को उपयुक्त माना जाए। यानी आपने देखा होगा उच्च जातियों को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार मिले हुए, निम्न जातियों को विशेषाधिकार से वंचित किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दृष्टिकोण कहीं ना कहीं गलत है, ये अच्छा नहीं है, और ये इसके बारे में आप अच्छे से जानते भी होंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया गया है, जैसे यद्यपि सुनार मुझसे ऊंचे दर्जे की जाती है, यानी सुनार के बारे में एग्जाम्पल है, यानी क्योंकि सोने चांदी का काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जाति में सुनारों से भोजन या पानी ग्रहण करना वर्जित है। क्यों वर्जित है वो बताया, कारण बताया है कि सुनार इतने ज़्यादा लोभी होते हैं कि वो मल मूत्र से भी सोना ढूंढ निकालते हैं। वैसे तो जाति में ऊंचे हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अपवित्र माने गए। इस तरह की ये सोच बनी हुई है, ये संकीर्ण सोच जो है समाज ने अपने आप गढ़ ली थी। इसी प्रकार से अन्य जो जातियां उनके बारे में सोच बना ली थी, यानी जो और भी जो जातियां उनसे ये जो यहाँ से खाना नहीं लेते थे, जैसे अपवित्र काम करने वाले हैं, धोबी है जो गंदे कपड़ों को धोता है, तेली है जो बीज को पीसकर तेल निकालता है। अच्छा, एक सोचने वाली बात यह है कि गंदे कपड़ों को धोता है। अच्छा, गंदे कपड़े हुए कहाँ पे हैं? आपके तन पर ही तो गंदे कपड़े हुए हैं, तो फिर धोने वाला क्यों गंदा हो गया? भाई आपका तन गंदा होना चाहिए, सोचने वाली बात है। लेकिन वही है कि समाज ने उस चीज़ को लेकर एक सामाजिक मनगढ़ंत कहानियां गढ़ ली हैं, उसके आधार पर एक सामाजिक रूप से कह सकते हैं
अपने आप में मन में एक बिठा लिया है कि विसंगति बिठा ली है कि भाई ये चीज़ इससे ऐसी हो गई। तो तभी आप देखते हैं आज वर्तमान में तमाम जो पूर्वाग्रह हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं उनका समायोजन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके मन में यही भाव बना रहता है कि फलानी जाति से है तो ये ऐसा होगा व्यक्ति, इसमें जो यहाँ पे क्षमता नहीं होगी, ये पढ़ा नहीं सकता है या फिर ये एजुकेट नहीं होगा। इस तरह की तमाम हम भाव बना निकाल लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब हमारी एक मनोदशा है और हमने एक नेगेटिव थिंकिंग इनके अंदर अपने बना रखी है। यानी इससे ये पता चलता है कैसे भेदभाव उत्पन्न करने वाले विचार जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। इस समानता वाले समाज की आकांक्षा की बजाय वर्जित समाज और भेदभाव को अपने अपने तरीके से अर्थ देकर वर्जनीय पदों को स्थापित किया गया है। यानी यहाँ पर लोगों ने जो भी चीज़ें उन्हें अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्हें डिफाइन करने की कोशिश की है कि हाँ भाई हम विभेद इनके साथ क्यों कर दे, खाना इनसे नहीं, इनके साथ खाना नहीं खाते, क्यों नहीं खाते खाना। उन्होंने कह दिया कि नहीं ये गंदा काम करते हैं तो खाना नहीं खाते। ये कोई तर्क नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने अपने अपने जो भी अपनी मनोधारणा है उनको लेकर उनके तर्क स्थापित करने की कोशिश की है। यानी कि जो भी वर्जन है या बहिष्कार है उसको जायज ठहराने की यहाँ पूरी कोशिश की है। चौथी आलोचना संस्कृतिकरण की यहाँ पर यह भी देखने को मिलती है कि उच्च जाति के अनुष्ठानों, रिवाजों और व्यवहार को संस्कृतिकरण के कारण स्वीकृत मिलने से लड़कियों और महिलाओं को असमानता की सीढ़ी में सबसे नीचे धकेल दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि उच्च जातियों में आप देखेंगे महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही है, महिलाओं और लड़कियों को ज़्यादा वहाँ पर कह सकते हैं पुरुषों के बराबर समानता नहीं मिली है। और इस बात को लेकर तमाम संघर्ष भी हुए हैं, तमाम बार इस बात को लेकर विचार विमर्श भी हुए हैं, कई बार बहस वगैरह भी हुई है। ये बात आपने पढ़ी होगी इतिहास में कि उच्च जातियों में महिलाओं की स्थिति ज़्यादा बेटर नहीं थी। उच्च जाति कहने को तो उच्च जातियाँ थी, लेकिन उच्च जातियों की महिलाओं बिल्कुल वही पर्दा प्रथा के अंदर रहती थी, पुरुषों की आज्ञा का पालन करती थी, पुरुषों के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती थी। ये सारी वहाँ पर आपको देखने को असमानता है वो भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ वही बताया गया है उच्च जातियों के जो अनुष्ठान होते हैं उनकी वजह से समाज में कुछ गलत संदेश भी जाता है। जैसे कन्या मूल्य के स्थान पर दहेज प्रथा, ये दहेज प्रथा उच्च जातियों की ही देन है, निम्न जातियों की देन नहीं है। और आज वर्तमान में आप देख रहे होंगे हर जाति में ये दहेज प्रथा का प्रचलन बन चुका है। तो कहीं ना कहीं समाज ने अच्छी बातें उससे ज़्यादा नकारात्मक बातें ज़्यादा अडॉप्ट की हैं, वो बात यहाँ पर बार बार कही गई है। पांचवी यहाँ पर ये बताया गया कि दलित संस्कृति और दलित समाज के मूलभूत पक्षों को यहाँ पर पिछड़ापन मान लिया जाता है। यानी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जो दलित वर्ग है उसको ये मान लिया जाए तो पिछड़ा है, सदियों से पिछड़ा रहा है, इसका कोई महत्व ही नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया है कि निम्न जाति के लोगों के द्वारा किए गए श्रम को भी निम्न एवं श्रमदायक माना जाता है। इन कार्यों को सभ्य नहीं माना जाता है जिन्हें निम्न जाति के लोग करते हैं। जैसे उस समय आज से 200 साल पहले जो शिल्प का ज्ञान रखता, शिल्प तकनीकी योग्यता रखता था, ठीक है, इसके अलावा औषधियों की जो जानकारी रखता था, पर्यावरण का ज्ञान रखता, कृषि का ज्ञान रखता था, पशुपालन करता था या फिर औद्योगिक युग में और भी कोई काम करता तो उन्हें गैर उपयोगी मान लिया गया। उन्होंने कहा नहीं ये बेकार है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। यानी इन सब के बारे में तरह तरह की धारणा लोगों की बनी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं कि ब्राह्मण विरोधी आंदोलन या क्षेत्रीय सचेतना की जो विकास हुआ है वो 20वीं शताब्दी में ऐसे प्रयासों को इसने जन्म दिया है जिसके अंतर्गत अनेक भाषाओं से संस्कृत के शब्दों और मुहावरों को हटा दिया गया। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं जैसे ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, क्योंकि ब्राह्मण विरोधी आंदोलन इसलिए उभर कर सामने आया कि लगातार इनका शोषण जो हो रहा था, ये लोग लगातार शोषण कर रहे थे, लगातार मनमानी चला रहे थे समाज में, उससे लोगों ने बचने के लिए या उससे पीड़ित होकर बाद में जब कहते नहीं किसी को कितना मत दबाओ के बाद में वो आवाज़ उठाने के लिए खुद मजबूर हो जाए, तो वही यहाँ पर हुआ है कि जब लगातार अत्याचार बढ़े हैं, अत्याचारों की जो सीमा है वो सीमा लांघ दी गई है, तब वाकई में जो निम्न जातियां हैं या पिछड़ी जातियां हैं वो संगठित हुई हैं। संगठित होने के उपरांत उन्होंने ये किया है, बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया है, खास करके संस्कृत का बहिष्कार किया है। यानी कि अपनी जो भाषा है या फिर भारतीय भाषा जो स्थानीय भाषा है उनमें से संस्कृत के शब्द मुहावरों को उन्होंने हटा दिया है। और यहाँ पर आप देखते हैं पिछड़े वर्गों के आंदोलन का एक निर्णायक परिणाम यह भी हुआ है कि जाति समूह और व्यक्तियों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता में पंथ निरपेक्ष कारकों की भूमिका पर बल दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो भी आगे को बढ़ती हुई इनकी जो भूमिका है, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष एक धारणा है। यानी हम पंथ अपना जो है किसी पंथ को फॉलो नहीं करेंगे, अपना पंथ अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, तो इस धारणा पर यहाँ पर बल दिया गया है। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा सकता है, प्रभुत्व जाति की दृष्टि से कहा जा सकता है कि अब वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण वर्ग से संबंधित लोगों को जाति पहचान बताने की कोई इच्छा नहीं थी। यानी पंथ निरपेक्ष में का ये था कि अपने अपने हम जो भी हमारा जो है पंथ है उसको हम यहाँ पर जाहिर नहीं करेंगे, जो भी हम अपने बिलोंग करते हैं जाहिर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जबकि आप कुछ जातियाँ और देखेंगे पंथ निरपेक्ष धारणा में, जो आपकी दलित जातियाँ हैं, जैसे दूसरी ओर प्रभुत्व जो जाति सदस्यता है इसका प्रतिष्ठा का सूचक बन गई है। दलित जातियों के बारे में जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दलित जातियां जो थी अतीत के रूप में उनके पास और कुछ था नहीं, तो उन्होंने अपना गौरव के रूप में अपनी जाति परंपरा को आगे बढ़ाए रखा और अपनी जाति पहचान को छुपाया नहीं। आज भी अपनी जाति पहचान को वो गर्व से बताते हैं। यानी वो इसलिए बताते हैं ताकि उन्हें लोगों को पता चल सके उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है। यानी आप देखेंगे तमाम जो अभी जो वर्ग देख रहे हैं, प्रभावशाली वर्ग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी कास्ट को लेकर इतना ज़्यादा डेडिकेटेड या फोकस नहीं रहते हैं। जबकि जो दलित वर्ग है, यानी वो जो आपकी जो निम्न तबके का वर्ग है, वो अपनी कास्ट को आज भी हाईलाइट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि हालांकि दलित जाति समूहों में सबसे ज़्यादा गरीब और सीमांत लोग अपनी जातिगत पहचान के आधार पर अन्य क्षेत्रों में उनके दबे कुचले होने की क्षतिपूर्ति भी करते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, दूसरे शब्दों में बताया गया है कि उन्होंने कुछ प्रतिष्ठा या आत्मविश्वास अर्जित किया है और अन्यथा पे भेदभाव या अपवर्जन का शिकार है। यानी इनमें से दलित में से कुछ लोगों ने जो है अच्छे ऊपरी पायदान में पहुंच गए हैं, कुछ लोग आज भी निम्न पायदान पे बने हुए हैं। इसी में अगली प्रक्रिया आपकी आती है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण क्या होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की भी परिभाषा दी है और उन्होंने लिखा है कि यह भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आई है। जो भी परिवर्तन हमारे प्रौद्योगिकी रूप में, संस्था, विचारधारा, मूल्य के रूप में आए हैं, तो उनके उपरांत हमारे यहाँ ये पश्चिमीकरण देखा गया है। इसके विभिन्न प्रकार रहे हैं। यानी एक प्रकार पश्चिमीकरण का मतलब ये है कि उस पश्चिमी उप संस्कृति प्रतिमान से है जिसे भारतीयों के उस छोटे समूह ने अपनाया जो पहली बार पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पश्चिमीकरण हुआ है वो विभिन्न रूपों में हुआ है, एक जैसे रूप में नहीं हुआ है। सबसे पहली बार में आप देखेंगे जो राजे महाराजा जी थे उन्होंने पश्चिमी कल्चर को अपनाना स्टार्ट किया है। यानी कि बहुत छोटा सा एक वर्ग है यहाँ पर। इसके अलावा फिर बाद में देखेंगे छोटा सा एक मध्यवर्गीय जो परिवार वो भी निकल कर आया है। यानी आप देखेंगे इसमें भारतीय बुद्धिजीवियों की उपसंस्कृति भी यहाँ पर शामिल थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। इनकी जो चिंतन के प्रकार हैं, स्वरूप, जीवन शैली, इन सब में ये विस्तार हुआ है। यानी पश्चिमी जब प्रतिमान आए हैं तो इनके चिंतन करने का नजरिया है, तरीका है, वो सब बदला है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। जैसे यहाँ बताया गया है, यानी हम ये भी पाते हैं ऐसे लोग कम ही थे जो पश्चिमी जीवन शैली को अपना चुके थे या जिन्होंने पश्चिमी दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दिया था। यानी कि मिश्रित अवस्था देखने को मिली है। चाहे बेशक पश्चिमीकरण के विचारों का अनुकरण किया हो, लेकिन हमने अपनी भारतीय परंपरागत पद्धति है उसे छोड़ा नहीं है। यानी इसके अलावा अन्य पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों जैसे नए उपकरणों का प्रयोग, पोशाक, खाद्य पदार्थ या आम लोगों की आदतों और तौर तरीकों में परिवर्तन, ये सब देखने को मिले हैं। जैसे मध्य वर्ग में आज आप देखेंगे परिवारों में टेलीविजन, फ्रिज, सोफा सेट, ये सब आज देखने को एक आम बात है। तो ये सब चीज़ें हमने जो अडॉप्ट की हैं पश्चिमीकरण के तौर पर, ये पश्चिमी सभ्यता से ही अनुकरण की हैं। पश्चिमीकरण में किसी संस्कृत विशिष्ट के बाह्य तत्वों के अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। यानी पश्चिमीकरण की वह प्रक्रिया एक लाइन में बताई गई है। इसमें क्या है कि अपनी संस्कृत से हटकर कुछ बाह्य जो तत्व हैं, बाहरी तत्व, उनको अनुकरण कर रहे हैं, उस क्रिया को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि प्रजातंत्र और सामाजिक समानता जैसे आधुनिक मूल्यों में भी विश्वास रखते हो। जरूरी नहीं है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा में विश्वास रखने वाले लोग जो हैं वो आपके जो आधुनिक मूल्य इनमें भी विश्वास रखते हों, तो ये भी जरूरी नहीं है। तो ये बताया गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। जीवन शैली और चिंतन के अलावा भारतीय कला और साहित्य पर भी जो पश्चिमी संस्कृति का यहाँ पर प्रभाव पड़ा है, जैसे तमाम कलाकार रवि वर्मा हुए हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हुए, चंदू मेनन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने कहीं ना कहीं औपनिवेशिक स्थितियों के साथ अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं की हैं और ये सब प्रतिक्रियाएं पश्चिमीकरण का ही परिणाम नहीं है। खास करके रवि वर्मा के बारे में कहा गया कि रवि वर्मा ने पश्चिमीकरण का ये प्रभाव पड़ा है क्योंकि चित्रकार थे ये और एक राजघराने से बिलोंग करते थे। केरल के देसी समुदाय के एक परिवार का चित्रण भी किया है और इसमें जो चित्रण इन्होंने किया है उसमें इन्होंने खास करके चित्रण की जो शैली है उसको पाश्चात्य शैली का अनुकरण करते हुए उस चित्र को बनाया है। ये यहाँ पे बताया गया है। यानी कि आज के समय में यहाँ बताया गया है कि आज के युग में पीढ़ियों के बीच संघर्ष और मतभेद को एक प्रकार के सांस्कृतिक संघर्ष और मतभेद के रूप में भी देखा जाता है। यानी कि अभी जो हमारे यहाँ छोटे छोटे अपने परिवार के भीतर आप देख रहे होंगे, परिवार के भीतर जो संघर्ष है, जो मनमुटाव है, टकराव है, वो ये माना जाता है कि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले लोग आदर करते थे अपने से बड़ों का, लेकिन जो आज जो स्थिति बन रही है, छोटे छोटे बच्चे जो अपने माँ बाप को जो है बार बार उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण का ही परिणाम है। पश्चिमीकरण की सभ्यता में हमारे संस्कार नाम की चीज़ नहीं होती है, ये बात कही गई है। तो ये राजा रवि वर्मा का बनाया हुआ चित्र है पाश्चात्य शैली में, हालांकि यहाँ पर धुंधला है, इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं कैसे करके इन्होंने अपनी पाश्चात्य शैली का अनुकरण किया है, वो यहाँ पर बताया गया है। श्रीनिवास ने अपने यहाँ पर तर्क दिया है, इनके अनुसार निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण को भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इस तरह का सामान्यीकरण अनुपयुक्त है। यानी कहने का मतलब ये यहाँ पर बताया गया कि निम्न जाति के लोग जो अनुकरण करने के लिए क्या महत्वपूर्ण समझते हैं संस्कृतिकरण को, जो कि उच्च जातियों के चलाए हुए रीति रिवाज हैं या उनके मूल्य हैं, उनको अनुकरण करने के लिए अपने आप को समझते हैं कि भाई ये हमें इनका अनुकरण करना चाहिए। वहीं जो उच्च जातियां हैं वो क्या करती हैं, पश्चिमीकरण का अनुकरण करने की कोशिश करती हैं। यानी कि अब हम तो यहाँ इस पायदान पे हैं, अब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब जैसे एक इमेज है, अब आप इमेज समझ सकते हैं, एक बूढ़ी दादी हैं, उनके हाथ में पूजा की थाली है, बच्चे हिप हॉप म्यूजिक सुन रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये कुछ बताया गया है कि किस तरह की यहाँ पर विसंगतियाँ हमारे समाज में या हमारे जो भी बच्चे हैं उनके मनो मस्तिष्क में ये पड़ी हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है। अगली आपकी जो हेडिंग है ये है आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण। कि आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण क्या है। आधुनिकीकरण शब्द का एक लंबा इतिहास रहा है और
यहाँ पर आप समझेंगे कि 19वीं सदी से लेकर जो 20वीं सदी है, इसके दौरान इस शब्द को सकारात्मक और वांछनीय जो मूल्य हैं इनसे जोड़कर समझा जाने लगा है। प्रारंभिक वर्षों में आधुनिकीकरण का जो आशय था वो केवल और केवल टेक्नोलॉजी और जो उत्पादन प्रक्रिया में सुधार हो रहा था, केवल इसका यही मतलब था आधुनिकीकरण का। लेकिन बाद में आधुनिकीकरण शब्द ने एक बृहद मतलब अपने आप में रख लिया, यानी इसका मतलब अब ये है विकास का वो तरीका हो गया है जिससे पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका ने अपनाया है। ये एक बड़ा मतलब निकल कर आया है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे जो आधुनिकीकरण है, आधुनिकीकरण के स्वरूप एक जैसे नहीं रहे हैं, यानी कि जो पाश्चात्य आधुनिकीकरण है वो वास्तव में पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था। और भारत में पूंजीवाद का प्रारंभ औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में भी हुआ है, यानी कि भारत में भी पूंजीवाद की जो देन है वो औपनिवेशिक शासन से ही निकल कर आई है। भारत में आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण का प्रारंभ भी औपनिवेशिक काल से संबद्ध है। लेकिन ये आप हमेशा ध्यान रखना, भारत में जो कुछ हुआ है, भारत में जो भी परिवर्तन हुआ है वो पश्चिम की तुलना में यहाँ पर उसकी स्थिति अलग देखी गई है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। औद्योगिकरण हमारे यहाँ जो हुआ था उसकी स्थिति अलग थी, वहाँ की अलग थी, पश्चिम की अलग थी, तो ये अलग अंतर है यहाँ पर। तो वही सब चीज़ें हैं। यहाँ पर विभिन्न बातें इनके बारे में बताई गई हैं। आधुनिकता का मतलब क्या है? देखिए, आधुनिकता का मतलब ये समझ आता है कि इसके समक्ष सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं। हिसाब से आप ध्यान देना कि सीमित संकीर्ण और स्थानीय दृष्टिकोण जो होता है कमजोर पड़ जाते हैं। और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता, विश्वजनीन दृष्टिकोण, यानी समूचे विश्व में जो भी लोग अपनाते हैं, समूचे विश्व में जो भी लोग जिस तरह का माहौल चल रहा है उसको फॉलो करते हैं, तो ये प्रभावशाली होता है। आधुनिकता का मतलब क्या है कि आपके जो स्थानीय दृष्टिकोण है, आपका संकुचित नजरिया है वो छीड़ हो जाता है और जो सर्वमान्य है, पूरे विश्व में सार्वभौमिक रूप से व्याप्त है, आप उसे अपनाने लगते हैं। यही वास्तव में आधुनिकता है। कुछ इस तरह से आधुनिकता को परिभाषित किया गया है। यानी आप देखेंगे इसमें उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सत्यता को भावुकता, धार्मिक पवित्रता, अवैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। ये बताया गया है कि भाई विज्ञान की सत्यता को यहाँ पर भावुकता के स्थान पर, धार्मिक पवित्रता के स्थान पर, इनके स्थान पर महत्व दिया जाता है। इसके अलावा इसमें सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, ना कि यहाँ पे समूह को, यानी यहाँ पर व्यक्ति प्रमुख होता है। और इनके मूल्यों के मुताबिक मनुष्य ऐसे संगठन में रहते हैं और काम करते हैं जिसका चयन जन्म के आधार पर नहीं हुआ है बल्कि इच्छा के आधार पर, यानी कि ये समाज में मौजूद जो जन्म से जन्मजात अवधारणा है इसको पलट देते हैं। ये सब चीजें बताई गई हैं। आधुनिकीकरण की धारणा में ये सब चीजें आती हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ पर लोग स्थानीय सीमाबद्ध विचारों से प्रभावित न होकर, यहाँ पर साफ साफ मतलब ये सार्वभौमिक जगत से जुड़े जाते हैं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में। यानी कि आपको अपना व्यवसाय अपनी पसंद से चुनने की स्वतंत्रता होती है, ना कि आपका जो जातिगत व्यवसाय है, यानी आपके माता पिता या पैतृक व्यवसाय कर रहे थे वो आप नहीं अपनाना चाहें तो नहीं अपना सकती हैं। आधुनिकीकरण ये भी कहता है। भारत में खास करके इस चीज़ को लेकर तमाम बाधा उत्पन्न हुई है। जैसे भारत में प्राय रोजगार का चयन पसंद के आधार पर नहीं होता है, यानी एक सफाई कर्मी को अपने काम को चुनने का अधिकार नहीं है। ये भी यहाँ पर आपने देखा है, हमारे यहाँ ये है। हम सामान्यतः विवाह जाति और समुदाय के अंदर करते हैं, यानी हमारे धार्मिक विश्वास हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण होते हैं। ये सब चीज़ें भारत में देखने को मिलती हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर अक्सर देखते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारी एक सक्रिय और प्रभावशाली पंथ निरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था भी है, लेकिन इसके साथ ही हमारी जाति और समुदाय में गतिशीलता भी पाई जाती है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि हम किसी भी समुदाय का फेवर नहीं करेंगे, अपने आप सेपरेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा समाज जातिगत समूहों में बटा हुआ है और विभिन्न विभिन्न समूह अपने जात समूह में ही विश्वास रखते हैं। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। यानी हम आजकल के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार को प्राय परंपरा और आधुनिकता का एक जटिल मिश्रण कहकर सरलीकृत उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यानी हम ये मान लेते हैं आज जो हमारा व्यवहार है, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार है, वो वास्तव में आधुनिकता का एक जटिल मिश्रण है। इस तरह से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ बार बार दोहराई गई हैं। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्षीकरण। यहां पर हमने आधुनिकता के बारे में ऊपर पढ़ लिया है। आधुनिक पश्चिम में पंथ निरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आती है। यानी कि यहाँ पर जो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता है उसमें पंथ निरपेक्षीकरण को यहाँ पर इस रूप में देखा जाता है कि अब लोग धर्म के ज़्यादा नहीं फॉलो करें, धर्म का अनुकरण ज़्यादा नहीं करेंगे। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के सभी प्रतिपादक विचारों की मान्यता रही है कि आधुनिक समाज ज़्यादा से ज़्यादा पंथ निरपेक्ष हो, यानी धर्म के प्रति उसका लगाव ना हो। यानी पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक मानव के धार्मिक व्यवहार, उसका धार्मिक संस्थानों से संबद्ध होने, चर्च में उनकी उपस्थिति वगैरह, तो इन सब के विचारों में कहीं ना कहीं इनमें इनको जो है विचार विश्वास करने की सीमा को इसमें विचार में लाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको धर्म के प्रतीकों से ज़्यादा नहीं जुड़ना है, अपने मानवतावादी स्वरूप पर ज़्यादा फोकस करना है, मानवतावादी समाज पर ज़्यादा फोकस करना है। ये पंथ निरपेक्षीकरण की धारणा है। यानी कि पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक आधुनिक समाज में धार्मिक संस्थानों और लोगों के बीच बढ़ती दूरी के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से लोग जो है धर्म से अब दूरी बना रहे हैं।
तो वो यहाँ पर पंथनिरपेक्षीकरण में दिखाने की कोशिश की जाती है। अतीत की बात यहाँ पर अपने भारत में भी ये देखने को मिला है। भारत में जो धार्मिक चेतना में जो भी संघर्ष हुए, धार्मिक संघर्ष हुए, वो भी यहाँ पर हाल में पंथनिरपेक्षीकरण का ही परिणाम है, निकल कर आए हैं। हालांकि अतीत की बात यह विचार, जो एक विचार यह भी है कि आधुनिक युग धार्मिक जीवन को आवश्यक रूप से विलुप्त करेगा। ये भी माना जाता है कि जैसे जैसे आधुनिक होता जाएगा समाज, तो वैसे वैसे समाज स्वतः ही पंथनिरपेक्षीकरण के रास्ते पर चल पड़ेगा और धर्म की जो भावना है खत्म हो जाएगी। तो ये कितना हद तक सही होता है ये तो भविष्य बताए, लेकिन फिलहाल पंथनिरपेक्षीकरण का अर्थ आपने ऊपर देख लिया है। यानी कि यहाँ बात में ये कहा गया है कि आधुनिक प्रकारों, संगठन और विचार के स्तर पर नए प्रकार के धार्मिक सुधार संगठनों का उद्भव भी हुआ है। पंथनिरपेक्षीकरण के भाव के साथ ये विचार यहाँ पर नए नए संगठन निकल कर भी आए हैं। वस्तुतः आप ये भी देखते होंगे अनुष्ठानों के जो पंथनिरपेक्ष आयाम पंथनिरपेक्षता के लक्ष्यों के से पृथक होते हैं। यानी आप जो पंथनिरपेक्षता के जो भी आयाम है या उनके जो भी अनुष्ठान वगैरह हैं, खास करके धार्मिक अनुष्ठानों से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। यानी खास में अगर इनमें देखते हैं आप कि इनमें पुरुषों और महिलाओं को अवसर मिलता है। जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में एक जैसा अवसर नहीं होता था, लेकिन पंथनिरपेक्ष वाले अनुष्ठानों में अवसर समान अवसर मिलता है कि वो अपनी मित्रों से भी और अपनी उम्र से बड़े लोगों से भी घुल मिल सकें, अपनी संपत्ति का भी कपड़े और जेवर पहनकर उनका प्रदर्शन कर सकें। यानी आप ये देख सकते हैं पंथनिरपेक्षीकरण में खास करके जो धार्मिक कह सकते हैं जो धर्म आप पर प्रतिबंध लगाता है, प्रतिबंधताएं थोपता है, उन सबको हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे धर्म का प्रभाव होता ही नहीं है। खास करके लोगों की मनमर्जी के अकॉर्डिंग ये समाज चलता है और समाज में ज़्यादातर जो वैल्यू दी जाती है वो मनुष्य को दी जाती है, ना कि धर्म को। एक लाइन में अगर कहा जाए तो पंथनिरपेक्षीकरण कुछ इस रूप में देखा जाता है। यहाँ पर जो जाति का जो पंथनिरपेक्षीकरण है, जाति के पंथनिरपेक्षीकरण का अर्थ किस तरह लिया जाए, इस पर भी लगभग वाद विवाद रहा है कि जातियों को लिया जाए न लिया जाए। हालांकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो जाति व्यवस्था है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है, तो ऐसे में यहाँ पे भारत में जो पंथनिरपेक्षीकरण है जाति के संदर्भ में ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यानी आप देखते हैं पवित्र अपवित्र से संबंधित विश्वास व्यवस्था की इस क्रियाशीलता का केंद्र थी। यानी कि जो पवित्र अपवित्र की धारणा किसमें जाति व्यवस्था में होती है कि कुछ जातियाँ पवित्र मानी गई, कुछ अपवित्र मानी गई हैं। लेकिन आज के समय में जाति एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में ज़्यादा कार्य कर रही है। खास करके समसामयिक जो भारत है इसमें जाति संगठन और जातीय राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ है, तो यहाँ पर अभी भी जाति में पंथनिरपेक्षीकरण नहीं आया है। यानी आप लगातार देख रहे होंगे कि तमाम जो संगठन हैं ये मांग तो ये कर रहे हैं कि भाई पंथनिरपेक्षीकरण आए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत इतनी ज़्यादा जातियों में बटा हुआ है कि जातियों में पंथनिरपेक्षीकरण नहीं आ रहा। आज भी लोग अपनी जाति से जुड़े हुए हैं और जाति के जो मानक हैं, मूल्य हैं या व्यवहार है, उनको ही अपना रहे हैं। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। चैप्टर तो काफ़ी लेंथी है, उसे फिर भी मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पर कुछ चीज़ों को। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और देखिए मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूँ, इकोनॉमी को लेकर आप परेशान ना हो। मैं लगातार उस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं डेली उस पर वर्क करता हूँ, इकोनॉमी पर डेली वर्क करता हूँ। दिक्कत वहाँ पर यही है कि मैं किसी और को टाइपिंग के लिए नहीं दे सकता हूँ। वहाँ पर मुझे पूरा कंटेंट खुद ही टाइप करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी और को टाइप करने के लिए दे सकता हूँ, हो सकता है वो कुछ कंटेंट उसमें ऐड ना करे या कुछ लाइनें छोड़ दे। वहाँ पर जो लाइनें मुझे जो है लगता है कि आप लोग उसे आसानी से समझ जाएंगे, वो लाइनें मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और आपको नोट्स मिलेंगे, आप परेशान ना हो। आपको जो है इकोनॉमी के जो नोट्स मिलेंगे उसी लहजे में जो है नोट्स मिलेंगे। आगे जो भी लेक्चर आएंगे उन सबके नोट्स मिलेंगे। आप देखिए प्रॉपर तरीके से हम डिजिटल तरीके से बढ़ रहे हैं आगे, तो आपको साथ के साथ नोट्स भी देंगे। लेकिन नोट्स ऐसा नहीं है एक एक चैप्टर के नोट्स डाल दें। इकोनॉमी के जो भी नोट्स आपको मिलेंगे वो इसी प्रकार मिलेंगे। जैसे 6 चैप्टर के एक साथ अभी दे दिए, आने वाले दिनों में 6 चैप्टर के एक साथ फिर दे देंगे, फिर बाद बाकी जो 9 चैप्टर बचे उनके एक साथ दे देंगे। यानी एक पूरे बंडल के बंडल में, ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। टेलीग्राम पर आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, तो इस वजह से नोट्स एक साथ मिलेंगे। तो आप परेशान ना हो, अपनी पढ़ाई करते रहें। साथ ही साथ जो क्वेरी या क्वेश्चन है वो पूछते रहें कमेंट में आकर, और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ चैनल जो है बहुत कम लोग यहाँ पर अब रह गए हैं देखने वाले। पता नहीं क्या हुआ है, शायद हो सकता है त्यौहार की वजह से बिजी हों। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रखिए। हम चैनल पर कुछ नया कंटेंट भी लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग अगर सपोर्ट रहेंगे, अपना सपोर्ट दिखाएंगे, तो यकीन मानिए हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और हम बेहतर कर पाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।